हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 36 है। और जैसा कि हम पिछले वीडियोस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, इनको यहाँ पर हम थ्योरी बेस पर समझ चुके हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा था टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में थ्योरी बेस पर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 3 में यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एंट्री है। एक यहाँ पर हमने गुड्स को परचेज किया है और दूसरी यहाँ पर गुड्स को हमने सोल्ड किया है, यानी कि सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम परचेज और सेल की एंट्री कैसे करते हैं ये पूरा समझेंगे, जिसमें हम स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन, ये सारी चीजें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पूरा प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे और फिर एंट्री को पास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि ये एक्सरसाइज है, तो इसलिए यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा एंट्री नहीं दी है फर्जी की मतलब कि सैलरी दिया, रेंट दिया, खर्चे किए, ऐसी एंट्री यहाँ पर हमने नहीं दी है क्योंकि ये एक्सरसाइज है। और बाकी जैसा कि आपको पता है कि कैश स्टडी 2 जो है वो पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें सभी तरह की आपको एंट्री वहां पर मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने का एक ही मकसद है कि आपको स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन, ये सब कैसे क्रिएट किए जाते हैं पता चले, परचेज की एंट्री कैसे पास करते हैं, जीएसटी कैसे लगाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता चले। बस उसी पर्पज से यहाँ पर एक्सरसाइज को हम सॉल्व करवाएंगे। बाकी यहाँ पर जो रियल वर्क जिस तरह से होता है तो वो तो हम कैश स्टडी 2 में देखेंगे। ठीक है, मतलब जब अभी 2 वीडियो के बाद में जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा ओरिजिनल वाला। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि आपको पता है कि इसमें 2 एंट्रियां जो है वो बिल्कुल सिंपल है। एक मिस्टर विजय ने क्या किया है, 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है इन कैश और 3 लाख रुपए एसबीआई बैंक में जमा कर दिए। तो 2 एंट्रियां बिल्कुल ही सिंपल है। तो इन दोनों एंट्रियों को फटाफट हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं और इन दोनों एंट्रियों को पास करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर परचेज वाली जो एंट्री है इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कंपनी क्रिएट करते हैं और ये 2 एंट्रियां फटाफट पास करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं आपको अच्छे से पता है, तो चलते हैं क्रिएट कंपनी में और यहाँ पर एक कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी क्रिएट करना आपको अच्छे से आता है और यहाँ पर कंपनी डेटा पाथ में आपको जहाँ पर कंपनी की लोकेशन, मतलब आपको कंपनी कहाँ रखनी है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि यहाँ पर आप अभी लोकेशन जो है वो चेंज ना करें। ठीक है, वरना दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर अभी हम जो है इसको नहीं चेंज करते और इसका यहाँ पर नेम रखते हैं EX3। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका नाम EX3 एक्सरसाइज 3 ऐसे रख दिया। मेलिंग नेम के बारे में, एड्रेस के बारे में, ये सब चीजें आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर स्टेट हम सेट करते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश और कंट्री इंडिया, बाकी चीजें यहाँ पर छोड़ देते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो है इसका यहाँ पर हम रखते हैं 2020। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से पहले से पता है। यहाँ पर एक हमें कमेंट मिला था कि सर यहाँ पर बेसिक करेंसी सैंबल या जो भी ये इन्फॉर्मेशन नीचे आ रही है ये ऑप्शन हमारे में जो है नहीं आते हैं। तो हमने बताया है, ये चीज हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता देते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी क्रिएट करते टाइम ही प्रेस करना है F12। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर आपको F12 की प्रेस करनी है और यहाँ से जो भी ऑप्शन यहाँ पर आप ऑन या ऑफ रखना चाहते हैं वो यहाँ पर जरूरत के हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जैसे आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये सारी डिटेल आ जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर कंपनी क्रिएट हो चुकी है, इसको हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कंपनी क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर उस कंपनी में हम कौन कौन से फीचर यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से हमें ऑन ऑफ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो अभी हम बिजनेस हैंडल करने वाले हैं उसमें अकाउंटिंग भी है और इन्वेंट्री भी है। ध्यान रखना, कई लोगों के मन में अभी ये डाउट चल रहा है कि अभी यहाँ पर जो कैश स्टडी 2 है ये पूरी तरीके से इन्वेंट्री बेस्ड है। नहीं, पूरी तरीके से इन्वेंट्री बेस्ड नहीं है। पूरी तरीके से इन्वेंट्री बेस्ड कुछ नहीं होता। ठीक है, पूरी तरीके से इन्वेंट्री बेस्ड बस वही होता है जब हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफर करते हैं, बस वही केवल पूरा मतलब पूरी तरीके से इन्वेंट्री होती है। बाकी जितनी भी चीजें होती है वो सब या तो अकाउंटिंग से रिलेटेड होती हैं या फिर वो अकाउंट विद इन्वेंट्री होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसमें अकाउंट प्लस इन्वेंट्री दोनों चीजें हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अभी आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी जब हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मेंटेन अकाउंट, इसको यस करना है। मेंटेन एनेबल बिल वाइज डिटेल, इसे भी यस करना है। कॉस्ट सेंटर को भी हम यूज नहीं करेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी हम बाद में देखेंगे। और मेंटेन इन्वेंट्री यहाँ पर इसे यस करना है और इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री यहाँ पर इसे भी हमें यस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन जो है यस करने हैं, 2 अकाउंटिंग से रिलेटेड है, 2 इन्वेंट्री से रिलेटेड है और यहाँ पर आपको जीएसटी भी इनेबल कर लेना है। ठीक है, जीएसटी इनेबल कर लेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन जब हम यस करेंगे और फाइनली जब यहाँ पर जीएसटी को यस करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके सामने जीएसटी डिटेल्स फिल करने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स में अभी यहाँ पर इसको हम पूरा ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक का मतलब जो है वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम बाद में पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले स्टेट हमें सेट करनी है, उत्तर प्रदेश सेट कर दिया हमने। ठीक है, अब
आप कोई भी स्टेट सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में हमें बताना होता है कि रेगुलर डीलर है या फिर कंपोजिशन। तो डीलर किस टाइप के होते हैं हमने बताया, रेगुलर, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ पर देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अनरजिस्टर्ड की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन आपको मिलते हैं, रेगुलर या फिर कंपोजिशन। ठीक है, जो अनरजिस्टर्ड है उसका तो रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, उसको जीएसटी ऑन करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, जो डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं, ठीक है, जो अनरजिस्टर्ड होते हैं वो जीएसटी बिल नहीं दे सकते। जब जीएसटी बिल नहीं देंगे तो वो जो भी अपना टैली प्राइम में एंट्री वगैरह पास करेंगे उसमें जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, जीएसटी नील रहेगा। क्लियर है। हालांकि जब वो अनरजिस्टर्ड डीलर जब वो परचेज करते हैं तो वो जीएसटी तो पे करते हैं, ठीक है, उन्हें जीएसटी का बिल मिलता है, लेकिन जब वो अपने टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री पास करते हैं तो वहां पे जीएसटी नहीं लगाते हैं। क्लियर है। और जब वो अनरजिस्टर्ड डीलर सीधे कंज्यूमर को माल सेल करते हैं तो वहां पर जीएसटी उसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, अलग से जीएसटी उसमें नहीं होती है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये रेगुलर रहेगा, और नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। अनरजिस्टर्ड कंपोजिशन क्या है, कैसे टैक्स काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप हमने रेगुलर फिलहाल रख दिया। रेगुलर कौन होता है आपको पता है, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है एक साल का, वो रेगुलर के अंतर्गत आते हैं। और जो 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में होते हैं वो कंपोजिशन होते हैं, और जो 20 लाख से नीचे होते हैं वो अनरजिस्टर्ड होते हैं। एंटर करते हैं, यहाँ पर सारी डिटेल हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। जीएसटीएन, तो देखिए यहाँ पर जीएसटीएन क्या होता है, तो जब भी हम जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें एक जीएसटी नंबर मिलता है, उसी को बोलते हैं जीएसटीएन नंबर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर फिलहाल हम अभी ब्लैंक छोड़ देंगे। और जो कैश स्टडी 2 है वहां पर इन सबको हम प्रैक्टिकली पूरा देखेंगे, क्योंकि वो रियल प्रोजेक्ट होगा। और यहाँ पर इस सभी चीजों को फाइनली हमने एक्सेप्ट कर लिया, और यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद अब इसको भी हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फीचर्स ऑन हो चुके हैं। क्लियर है। अब चलते हैं सीधे यहाँ पर ट्रांजेक्शंस में और एंट्री पास करते हैं। तो देखिए अभी तक जो हमने कैश स्टडी 1 पढ़ा है तो वहां पर जो भी रूल्स थे वो सारे के सारे रूल्स यहाँ भी होंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हम कैश स्टडी 2 पढ़ रहे हैं तो इसके लिए अलग से रूल आएंगे, नहीं, अलग से रूल नहीं आएंगे, बल्कि हम ये कहेंगे रूल एक्स्ट्रा है। ठीक है, रूल जो है कैश स्टडी 2 में एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन जितने हमने पीछे पढ़े हैं जो कैश स्टडी 1 में हमने यूज किया है वो सारी चीजें यहाँ पर भी अप्लाई होंगी, प्लस यहाँ पर कुछ चीजें और बढ़ जाएंगी। बस इतना अंतर है कैश स्टडी 1 और 2 में, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं ट्रांजेक्शंस में और वाउचर्स में। एंट्री हम यहीं से पास करते हैं, वो हमारा बिजनेस किसी भी तरह का हो। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर वाउचर्स में, ट्रांजेक्शंस में। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हम कोई सिंपल सा पेमेंट वाउचर लगा देते हैं तब तक। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली एंट्री क्या है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया तो वाउचर आपका क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा। तो रिसिप्ट वाउचर, और बिल्कुल उसी तरीके से एंट्री होगी जैसे हमने कैश स्टडी 1 में किया था। क्रेडिट में यहाँ पर कौन होंगे, मिस्टर विजय होंगे, क्योंकि विजय ने बिजनेस स्टार्ट किया है। कैपिटल अकाउंट तो लेजर बनेगा, लेजर बनाते हैं विजय का, तो विजय का लेजर बना। अंडर किसके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंडर किसके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीजें तो बताने मतलब ये तो आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन एक बढ़ गया है रजिस्ट्रेशन टाइप का। ठीक है, तो इसको अभी यहाँ पर फिलहाल हम अननोन छोड़ देंगे। ठीक है, या फिर इसको हम रेगुलर कर सकते हैं, क्योंकि विजय जो है ये बिजनेस के ऑनर हैं और कैपिटल अकाउंट में जा रहे हैं, तो इनका तो रजिस्ट्रेशन ही है, ये रेगुलर डीलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेगुलर सेट कर दिया। हालांकि रेगुलर सेट करने या ना करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और एंटर करते हैं, यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल छोड़ देते हैं और जीएसटी नंबर भी नहीं डालेंगे। एंटर करते हैं और फाइनली एक्सेप्ट करते हैं। अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख। और यहाँ पर एंटर करते हैं, डेबिट में आपका हो जाएगा कैश, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया गया, और एक्सेप्ट। अगली एंट्री में क्या हुआ है, 3 लाख रुपए बैंक में जमा किया गया, तो वाउचर कंट्रैक्ट क्रेडिट में यहाँ पर आपका कैश हो जाएगा 3 लाख रुपए। और एंटर करेंगे, डेबिट में यहाँ पर लेजर बनेगा आपका एसबीआई बैंक का। ठीक है, एसबीआई बैंक। और यहाँ पर ये अंडर किसके जाएगा, बैंक अकाउंट के। ठीक है, अंडर किसके गया, बैंक अकाउंट। और इसको भी यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री भी जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये 2 क्वेश्चन आपके आराम से हो गए, जो कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं थी, ये सब आपको पहले से पता था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मिस्टर विजय ने क्या किया है, परचेज किया है फॉलोइंग आइटम। यहाँ पर फॉलोइंग आइटम परचेज किए हैं किससे, बंसल कंप्यूटर से ऑन क्रेडिट यानी कि उधार खरीदे हैं। ध्यान देना, बंसल कंप्यूटर से यहाँ पर ऑन क्रेडिट यानी कि उधार खरीदा है। और कौन से आइटम खरीदने, तो मदरबोर्ड यहाँ पर, और ये मदरबोर्ड आसूस का हो गया, ईएससी का हो गया। ठीक है, ये एसएसडी और जीपीयू सारे आइटम खरीदे हैं। और कितने कितने खरीदे हैं, क्वांटिटी बताई गई है, और यहाँ पर उनका रेट और कितने % जीएसटी लगी वो आगे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हमें क्या करना है, पास करनी है, क्योंकि ये हमने आइटम खरीदे हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि ऑल स्टॉक आइटम आर प्लेस्ड इन लखीमपुर गोडाउन। तो लखीमपुर ये गोडाउन है, यहाँ पर ये सारे आइटम रखे गए हैं। ठीक है, अब गोडाउन इनके हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर गोडाउन को भी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एंट्री को हम 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक अकाउंटिंग का पार्ट रहेगा और दूसरा रहेगा हमारा इन्वेंट्री का। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग और यहाँ पर हम लिख देते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व, आपको समझाने के लिए 2 पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जब हम इसका प्रैक्टिकल एंट्री करते हैं तो वहां पर दोनों को मिलाकर करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम समझने के लिए सिर्फ अलग अलग पार्ट में सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हमने 20 लाइन खींच दी। अब
अब अकाउंटिंग का पार्ट क्या रहेगा, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इस क्वेश्चन में माल को खरीदा है, ठीक है, यानी कि परचेज किया है। तो जब भी हम माल को खरीदते हैं तो वो हमारा परचेज कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, परचेज। जैसे अभी तक आपको याद होगा कि हम कंप्यूटर वगैरह खरीदते थे, तो कंप्यूटर जो खरीदते थे तो वो मतलब परचेज वाउचर में थोड़ी करते थे उसकी एंट्री, हम डेबिट में कर देते थे कंप्यूटर को, और क्रेडिट में मान लेते हैं कैश कर दिया, वाउचर कर देते थे पेमेंट को। कंप्यूटर कहाँ गया, फिक्स्ड असेट्स में, क्योंकि वो स्थायी संपत्ति होती थी। तो ये जो कंप्यूटर था वैसे तो आइटम हम कह सकते हैं, लेकिन ये आइटम नहीं होता था, ठीक है, इसका हम सीधे लेजर बनाते थे। ये जो कंप्यूटर था ये वैसे तो गुड्स या फिर आइटम कह सकते हैं, लेकिन जब हम फिक्स्ड असेट्स में इसको रखते हैं तो ये गुड्स नहीं माना जाता, आइटम नहीं कहलाता है, ये लेजर यानी कि अकाउंट कहलाता है। ध्यान रखना इस बात का। तो ये कंप्यूटर, सेलफोन, एसी, टेबल फैन जो भी हमने परचेज किया ये सब फिक्स्ड असेट्स होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अकाउंट, मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। इसमें कहीं भी इन्वेंट्री या स्टॉक आइटम ये नहीं माने जाते। लेकिन ये जो आइटम है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मदरबोर्ड आसूस कंपनी का है और गीगाबाइट का है, जो एसएसडी है, जीपीयू है, ये सब स्टॉक आइटम है, ये अकाउंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है, ये अकाउंट नहीं कहलाएंगे, ये स्टॉक आइटम होते हैं, ये इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वीडियो जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा अच्छे से देख करके समझना है, ठीक है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है वरना दिक्कत होगी। तो यहाँ पर अकाउंटिंग के पार्ट में एक आपका अकाउंट हो जाएगा परचेज का, एक किसका हो जाएगा, परचेज, यानी कि हमने यहाँ पर परचेज किया तो एक अकाउंट आपका होगा परचेज का। और ये परचेज का जब लेजर बनेगा तो ये अंडर किसके जाएगा, परचेज अकाउंट के ही जाएगा, किसके जाएगा, परचेज अकाउंट के ही अंडर जाएगा। वहां पर जो 28 ग्रुप है आप देख सकते हैं, 28 ग्रुप में जब हम परचेज का लेजर बनाते हैं तो वो परचेज अकाउंट के अंदर जाता है। और एक और है, जब हम किसी भी प्रकार के टैक्स का लेजर बनाते हैं तो वो ड्यूटी एंड टैक्स में जाता है, ये सेकेंडरी ग्रुप है, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्स ये आपका एक सेकेंडरी ग्रुप है, जिसका प्राइमरी ग्रुप जो है वो करंट लायबिलिटीज है, ठीक है, करंट लायबिलिटीज है। तो ये भी यहाँ पर अभी यूज होगा, तो ये आप देख ले, वहां पर 28 ग्रुप जो है उसको एक बार फिर से एक बार देख ले, रिवीजन कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर परचेज किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा। फिर यहाँ पर बंसल कंप्यूटर से हमने उधार खरीदा है, तो आपको पता है कि ये सन्ड्री क्रेडिटर होंगे, ठीक है। बंसल कंप्यूटर क्या होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। तो बंसल कंप्यूटर अंडर किसके जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के। दो अकाउंट निकल करके आए। और आपको पता है कि जब हम माल को खरीदते हैं तो हमारा टैक्स भी लगेगा, मतलब यहाँ पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो मिस्टर विजय ने बंसल कंप्यूटर से माल खरीदा है तो मिस्टर विजय कौन से स्टेट के हैं और बंसल कौन से स्टेट के हैं, ये नहीं मेंशन किया गया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो मिस्टर विजय है और जो बंसल है ये दोनों एक ही स्टेट के हैं, यानी कि जो माल खरीदा गया है वो सेम स्टेट से खरीदा गया है, यूपी से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो मान लेते हैं। बाकी ये जो केस स्टडी 2 है वहां पर क्वेश्चन में भी मेंशन किया जाएगा कि जो मतलब माल खरीदा गया है वो आउट ऑफ स्टेट है या फिर सेम स्टेट से है। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ मान लेते हैं कि सेम स्टेट से है। तो सेम स्टेट से है तो आपको पता है कि यहाँ पर लगेगा CGST, क्या लगेगा, CGST, और एक और दूसरा लगेगा SGST, ठीक है। दो एक साथ लगते हैं, ध्यान रखना, CGST SGST हमेशा एक साथ लगता है। तो यहाँ पर CGST और SGST ये आपका लगेगा, क्लियर है। तो ये अकाउंटिंग का पार्ट है, परचेज, और एक बंसल कंप्यूटर और दूसरा CGST और तीसरा SGST। CGST SGST का लेजर बनेगा तो ये अंडर जाएगा ड्यूटी एंड टैक्स के, ठीक है। ये सेकेंडरी ग्रुप है, आप देख सकते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्स, सभी प्रकार के टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्स में ही जाते हैं, चाहे वो CGST हो, SGST हो, या फिर अगर हम स्टेट से बाहर जाएंगे तो IGST लगेगा, तो सब ड्यूटीज एंड टैक्स में ही जाएंगे, क्लियर हो गया। तो अकाउंटिंग का पार्ट आपको समझ आ गया। तो इसमें से सिर्फ आपके 4 अकाउंट निकलेंगे, एक परचेज का, दूसरा बंसल कंप्यूटर और तीसरा CGST और चौथा SGST, क्लियर हो गई बात। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर माल जो है वो नगद खरीदा जाता है, यानी कि मिस्टर विजय जो है वो बंसल कंप्यूटर से उधार नहीं खरीदते बल्कि नगद खरीदते, तो यहाँ पर बंसल कंप्यूटर की जगह पर आपका हो जाता कैश। अगर नगद खरीदते तो कैश, या फिर अगर चेक से पेमेंट करते तो बैंक हो जाती, क्लियर है। फिलहाल अकाउंटिंग का पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो अकाउंटिंग का पार्ट यहाँ पर डिलीट कर दें। ये 4 चीजें यहाँ पर निकल के आए, 4 अकाउंट, ठीक है। इसको आप माइंड में एक बार बिठा लें अच्छे से। अब यहां पर हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, ठीक है। तो इन्वेंट्री में क्या होगा, इन्वेंट्री में हमारे ये सारे के सारे स्टॉक आइटम कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, स्टॉक आइटम, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, स्टॉक आइटम। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी को मेंशन नहीं किया गया। तो देखिए यहां पर स्टॉक ग्रुप को इसलिए मेंशन नहीं किया गया क्योंकि ये आपके ऊपर फ्रीडम होती है, ठीक है। मतलब आपके पास ये फ्रीडम होती है कि जो स्टॉक आइटम है उसमें आपको ग्रुप किस हिसाब से बनाने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एक सजेशन दें तो इसमें देखिए कैसे निकलेंगे। मदरबोर्ड हमने खरीदा तो एक ग्रुप आपका निकल जाएगा, ये यानी एक ग्रुप हो गया मदरबोर्ड का, ठीक है। और दूसरा ग्रुप यहां पर निकलेगा दूसरा SSD का, ठीक है। और तीसरा यहां पर निकलेगा आपका GPU का,
ठीक है, समझ में आई बात। तो SSD का और ये तीसरा GPU का निकलेगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझा देते हैं। देखिए SSD क्या है, ये मेमोरी है। SSD क्या है, ये मेमोरी है और इसका जो टाइप है वो NVMe है। ठीक है, इसका टाइप क्या है, NVMe है। और दूसरी भी एक SSD आती है। ठीक है, तो दूसरी SSD होती है जो कि एक सॉलिड स्टेट में होती है, मतलब हार्ड डिस्क टाइप में होती है। और एक हार्ड डिस्क जो होती है वो आपकी HDD होती है। ठीक है, तो सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम SSD और HDD मतलब HDD सॉरी, ठीक है, HDD नहीं होता, HDD। ठीक है, HDD और SSD ये दोनों आइटम जो है हम खरीदते और बेचते हैं, लेकिन ज़्यादा कंपनी इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं है। हम सिर्फ SSD सैमसंग की और दूसरी गीगाबाइट की खरीदते हैं और एक हार्ड डिस्क हम सिर्फ तोशिबा की, मान लेते हैं तोशिबा की हार्ड डिस्क केवल परचेज करते हैं। मतलब 3 ही आइटम है, इसके अलावा कोई आइटम हम परचेज नहीं करते, मतलब मेमोरी से रिलेटेड, क्योंकि SSD भी मेमोरी है और HDD भी मेमोरी ही है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, SSD नाम का ग्रुप ना बना करके हम मेमोरी नाम का एक ग्रुप बना लेंगे। किसका, मेमोरी। क्लियर है। और जब मेमोरी नाम का ग्रुप बनाएंगे तो SSD खरीदेंगे तब भी हम मेमोरी में रखेंगे और HDD खरीदेंगे तब भी मेमोरी में रखेंगे। चूंकि यहाँ पर हमने बताया जैसा कि SSD भी हम 2 ही कंपनी की खरीदते हैं, 2 ही टाइप की। ठीक है, और HDD भी जो है वो हम सिर्फ एक ही टाइप की खरीदते हैं, तो सिर्फ 3 ही आइटम होंगे तो मेमोरी में आ जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जब भी देखना हो सीधे मेमोरी में पहुंचो, वहां पर ज्यादा चीजें होंगी नहीं। जब बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, जैसे 1000 प्लस स्टॉक आइटम होते हैं या 500 प्लस, मतलब कई सारे स्टॉक आइटम होते हैं, तो वहां पर उसे हमें कैटेगराइज करने की जरूरत पड़ती है। समझ रहे ना आप बात को। जैसे मान लेते हैं कोई इंस्टीट्यूट है, तो अगर इंस्टीट्यूट में सिर्फ टोटल 10 स्टूडेंट है, कितने, सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं, तो कोई जरूरत नहीं कि उनको कैटेगराइज करें, मेल फीमेल अलग अलग रखे, अलग अलग कोर्सेज के रखे, कोई जरूरत नहीं ना, क्योंकि 10 ही स्टूडेंट है। कभी भी किसी चीज को मतलब ढूंढना हुआ किसी का रिकॉर्ड तो आसानी से तुरंत ढूंढ सकते हैं। हाँ, अगर वहीं पर 100 प्लस स्टूडेंट या 1000 प्लस स्टूडेंट होते तो उसी चीज को हमें फिर कैटेगराइज करना पड़ता। या फिर अगर मान लेते हैं करोड़ों में स्टूडेंट्स होते, करोड़ों में तो स्टूडेंट्स नहीं होंगे, मान लेते हैं करोड़ों की आबादी है, तो करोड़ों की आबादी है तो इसको बहुत ज्यादा अलग अलग पैरामीटर्स पर स्टोर करके रखा जाता है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, टाउन वाइज। ठीक है, और ब्लॉक स्तर पर, अलग अलग स्तर पर कई सारे पैरामीटर्स पर इसको अलग अलग तरीके से स्टोर किया जाता है। और यहीं पर अगर ये मतलब कम होते हैं, जैसे हमने बताया 10 या 20 ही हो, तो कोई जरूरत नहीं उसको अलग अलग स्टोर करने की, अलग अलग ग्रुप में। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्टॉक ग्रुप क्या रखें। तो फिलहाल तो यहाँ पर अभी हम एक मदरबोर्ड का स्टॉक ग्रुप बनाएंगे और एक SSD का बनाएंगे। ठीक है, SSD का ही बनाएंगे और एक GPU का बनाएंगे। ठीक है, और इसमें मीनिंग वगैरह आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं, जैसा कि बताया। और स्टॉक कैटेगरी की बात करें तो इसमें हम एक गीगाबाइट की स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे और एक बना लेंगे हम आसूस की और एक बना लेंगे अदर की। 3 ही कैटेगरी बनाएंगे बस। ठीक है, तो इसमें देखिए इन्वेंट्री में क्या निकला, आपके ये 7 आइटम, मतलब 7 आइटम हो गए। एक चीज हो गई। ठीक है, ये आपकी स्टॉक आइटम बनाने हैं 7, एक हो गया। दूसरा स्टॉक कैटेगरी बनानी है। तीसरा आपको बनाना है क्या, स्टॉक ग्रुप। और चौथा बनाना है यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर यानी कि ये जो आइटम है इसको किस में मेजर किया जाएगा, किलो में, लीटर में। तो हमें यूनिट ऑफ मेजर बनानी है नॉस की, यानी कि नंबर ऑफ सिस्टम। क्लियर है। और यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा, गोडाउन, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है कि लखीमपुर गोडाउन में रखा गया है, तो हमें गोडाउन भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट है, मतलब ये चीजें जो हम क्रिएट करेंगे, ये आपका इन्वेंट्री का पार्ट है। बात समझ में आ गई, ये किसका पार्ट है, इन्वेंट्री का पार्ट है। ठीक है, तो दोनों को अब हम प्रैक्टिकली करते हैं और आपको समझाते हैं कि ये कैसे एंट्री पास की जाएगी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भी करंट टाइम में हम वाउचर्स में है। ठीक है, कहाँ पर है, वाउचर्स में है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले ये समझा देते हैं कि परचेज वाउचर का इंटरफेस कैसा है। जैसे आपको पता है कंट्रा वाउचर का इंटरफेस सिंपल है, यहाँ पर वाउचर नंबर दिया गया है, पर्टिकुलर्स में आप क्रेडिट और डेबिट सेट करते हैं, सामने अमाउंट डालते हैं और ऊपर यहाँ पर डेट होती है। आपको पता है ना, इसके पीछे डेट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी हम कैश सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर अमाउंट वगैरह डालते हैं, डेबिट क्रेडिट हो गया, वाउचर नंबर हो गया और ये डेट हो गई। तो ये वाउचर का यानी कंट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट और जनरल लगभग सभी का ये इंटरफेस है। लेकिन परचेज वाउचर का इंटरफेस अलग है। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पर लगाते हैं, परचेज वाउचर सेट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस एंट्री में आपका वाउचर कौन सा होगा, परचेज वाउचर ही होगा। ठीक है, तो यहां पर हम आते हैं और सेट करते हैं परचेज वाउचर। तो F9 प्रेस किया और वाउचर आपका लग गया परचेज। ठीक है, तो यहां पर परचेज वाउचर में अभी जो भी आपके सामने इंटरफेस आ रहा है, तो ये जो कैश आ रहा है इसे हटा देते हैं हम या फिर रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर कैश जो है वो हमने हटा दिया है और यहाँ पर ये फिर से कैश आ गया। तो देखिए क्या होता है कि जब हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर देते हैं माउस से, इस वजह से वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहने देते हैं। तो यहाँ पर अभी करंट टाइम में ये इंटरफेस है आपके सामने
परचेज वाउचर का। और हो सकता है कि आप में ये ऐसा इंटरफेस ना आ रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम तीनों इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। इसके 3 इंटरफेस होते हैं परचेज वाउचर के, ठीक है। यहाँ पर आप चेंज मोड से चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज मोड में चलते हैं। चेंज मोड में यहाँ पर एक है आपका आइटम इनवॉइस, दूसरा है अकाउंटिंग इनवॉइस और तीसरा है यहाँ पर एज वाउचर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं समझते हैं। देखिए यहाँ पर आइटम इनवॉइस को हम तभी सेलेक्ट करते हैं, आइटम इनवॉइस मोड हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमें इनवॉइस को जनरेट करने की जरूरत होती है, ठीक है। इनवॉइस को जनरेट करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर एक इनवॉइस बनाना चाहते हैं जो कि प्रिंट आउट हो, तो हम आइटम इनवॉइस का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर एंट्री आइटम इनवॉइस पर ही की जाती है। क्लियर है? जो मतलब परचेज और सेल से रिलेटेड होती है, ध्यान रखना, परचेज और सेल से रिलेटेड ही एंट्री परचेज या सेल वाउचर में जाएंगी। और आपका वाउचर जो है वो परचेज हो या फिर सेल हो, ऑप्शन ये आपको तीनों मिलेंगे। जो लिस्ट ऑफ मोड दिया गया है इसमें तीनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, परचेज वाउचर और सेल्स वाउचर दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर आइटम इनवॉइस पे हम ज्यादातर एंट्री करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग इनवॉइस क्या होता है? देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस ऐसा कोई इनवॉइस जहां पर सिर्फ अकाउंटिंग का ही पार्ट हो, इन्वेंट्री ना हो, ठीक है, तो वो हम अकाउंटिंग इनवॉइस पर करते हैं, ठीक है, जो कि सर्विस से रिलेटेड है, मतलब ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस को तो हम यूज करेंगे ही नहीं। और तीसरा यहाँ पर है एज वाउचर, ठीक है। तो एज वाउचर का भी इस्तेमाल हम कभी कभार कर सकते हैं इन्वेंट्री बेस्ड एंट्री करने पर ही, मतलब इन्वेंट्री वाली एंट्री में भी हम एज वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर आपको जो है बिल वो जनरेट करके नहीं देगा, ठीक है, मतलब बिल जनरेट करके नहीं देगा, जो कि यहाँ पर आप नहीं कर सकते। तो इसलिए एज वाउचर में एंट्री हम तभी करते हैं जब हमें बिल प्रिंट आउट ना करना हो, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए हमें टैली में एंट्री करनी हो, तब एज वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। और इन दोनों को हम जो है देख लेंगे पूरा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम सेट करते हैं आइटम इनवॉइस। तो यहाँ पर जैसे ही आप आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे चेंज मोड में जाकर के आइटम इनवॉइस, तो आपके सामने ये सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। और इसमें अभी भी एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए परचेज लेजर, अगर ये भी आपके सामने अभी भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए यहीं पर परचेज वाउचर में आपको यहाँ पर F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, F12 की प्रेस करनी है। और इसमें यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज कॉमन लेजर का, यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर है सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ठीक है। तो इस ऑप्शन को यहाँ पर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये जो यहाँ पर परचेज लेजर में सामने दिख रहा है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है, अभी इनके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर 1 मिनट हम F12 की प्रेस करते हैं और आपको दिखा देते हैं कि करंट टाइम में हमारे यहाँ पर मतलब टैली में कौन कौन से ऑप्शन ऑन या ऑफ है। इसको आप आराम से एक बार देख लें ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो करंट टाइम में यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर एक प्रोवाइड सप्लायर डिटेल ये ऑप्शन यस है, और यहाँ पर ये वाला ऑन है और ये वाला ऑन है, और यहाँ पर नेगेटिव बैलेंस दिखाए इसलिए यहाँ पर इसको भी हमने ऑन किया है, ये भी ऑन है, ठीक है। और स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन ये भी यहाँ पर ऑन है। तो ये आप देख लें यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन ऑन है। यहाँ पर मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल यहाँ पर ये भी जो है वो ऑन है, यस किया गया है। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो आप देख लें एक बार। और यहाँ पर कुछ और भी है नीचे, यहाँ पर पढ़ देते हैं। देखिए नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर बाकी चीज़ें जो है वो नीचे की नो है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर हमने आपको दिखा दिए कौन कौन से ऑन है, ठीक है। अभी इन्हीं की जरूरत हमें पढ़ने वाली है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके सामने ये सारा इंटरफेस जो दिख रहा है अभी करंट टाइम में आपने भी सेट कर लिया होगा, ठीक है। तो ये इंटरफेस सेट करने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले इंटरफेस इसका समझाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है वाउचर नंबर, ठीक है। तो अभी जो कि वाउचर नंबर 1 दिखा रहा है क्योंकि अभी एंट्री पास ही नहीं की गई, हमने कोई भी एंट्री पास नहीं की है। और वाउचर नंबर जैसे ही दूसरी एंट्री होगी, तीसरी एंट्री होगी, तो ये वाउचर नंबर जो है 1 2 3 ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। और बाकी अगर आप मैनुअली चाहते हैं तो यहाँ पर वाउचर नंबर चेंज भी कर सकते हैं। चेंज का मतलब ये अभी नहीं चेंज कर सकते, बल्कि दूसरे ऑप्शन से आप इसको बदल सकते हैं ताकि ये ऑटोमेटिक जो है अगर जैसे मान लेते हैं आप वाउचर नंबर 50 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 100 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बारे में हम देखेंगे कभी। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पता है डेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप डेट चेंज करेंगे। और यहाँ से सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर कौन होते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम परचेज वाउचर पर एंट्री कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया है, माल को खरीदा है, ठीक है। तो अगर हमने गुड्स को परचेज किया है तो जाहिर सी बात है कि जिससे हमने परचेज किया है उसने भी हमको एक बिल दिया होगा, सप्लायर ने एक बिल दिया होगा, ठीक है। तो उस बिल का यानी उस इनवॉइस का जो नंबर है वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड को रखने के लिए डाल सकते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर, और वो इनवॉइस किस डेट का है वो भी यहाँ पर हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे डेट तो यहाँ पर बढ़ चुकी है, तो देखिए ये वाली डेट वो डेट है जिस डेट पर हम परचेज की एंट्री पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम वो डेट डालते हैं जब हमारा इनवॉइस जो है जिस डेट में इशू किया गया था, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने 2 दिन पहले माल को खरीदा हो, तो 2 दिन पहले माल को खरीदेंगे तो सप्लायर इनवॉइस नंबर और उसकी डेट 2 दिन पहले की होगी। और अगर अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अगर हम एंट्री पास कर रहे हैं अगली डेट को या 2 दिन बाद, तो वो डेट यहाँ पर सेट की जाएगी। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर पार्टी नेम में यहाँ पर देखिए क्या होता है, पार्टी नेम में हमारे सामने उस नेम को हम यहाँ पर रखते हैं जिससे हम माल को खरीदते हैं, ठीक है। अब अगर उधार खरीद रहे हैं तो यानी बंसल कंप्यूटर
पार्टी नेम में आ जाएंगे, और नगद खरीद रहे हैं तो पार्टी नेम में कैश या फिर बैंक आ जाएगी अगर चेक वगैरह से पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टी नेम में कोई कंफ्यूजन नहीं। पार्टी नेम में क्या होगा, आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड, मतलब पार्टी नेम में पार्टी रहेगी सामने वाली जो भी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सेल्स वाउचर में भी मिलने वाली है, ठीक है। पार्टी नेम हो गया, परचेज लेजर हो गया, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, सेल्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लें तो सेल्स में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर पार्टी नेम में हमने बता दिया क्या होंगे, बंसल कंप्यूटर होंगे। परचेज लेजर में देखिए क्या होता है, परचेज लेजर में हमारा होता है परचेज, ठीक है। क्या होता है, परचेज होता है। तो यहाँ पर 2 लेजर आ गए आपके, देखिए अकाउंटिंग का। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा बंसल कंप्यूटर, और यहाँ पर आपके आएंगे परचेज, जिससे हम माल को, मतलब जो माल खरीद रहे हैं ना, परचेज कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि हाँ हम परचेज कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं वो यहाँ पर बताना है, और कौन से आइटम परचेज कर रहे हैं वो हमें नीचे बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम में कौन सा आइटम हमने खरीदा, वो सारी लिस्ट यहाँ पर रहेगी पूरा, ठीक है। और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम जब डाल के हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर हम क्वांटिटी, रेट और अमाउंट यहाँ पर सेट करेंगे। तो ये सारी चीजें हम करेंगे पूरा प्रैक्टिकली, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम जो स्टॉक आइटम वगैरह, लेजर वगैरह हैं वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वापस और देखते हैं कहाँ से हमें क्रिएट करना है। तो चलते हैं यहाँ पर क्रिएट में। उसे क्रिएट करने के कई सारे तरीके हैं, यहाँ पर अभी आपको हम एक ये तरीका बताते हैं। हमें चलना है क्रिएट में, सारी चीजें क्रिएट से ही क्रिएट की जाएंगी। तो क्रिएट में चलते हैं, और अभी करंट टाइम में हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक कैटेगरी। क्या क्रिएट करते हैं, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक कैटेगरी यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं गीगाबाइट की, ठीक है। कौन सी, गीगाबाइट, क्योंकि यहाँ पर ये हम कंपनी नेम को जो है, मतलब कंपनी का जो नाम है उसी को स्टॉक कैटेगरी रखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, गीगाबाइट, और अंडर ये किसके जाएगा, प्राइमरी के कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अंडर किसके जाएगा, प्राइमरी, यानी कि मेन। ये मेन कैटेगरी हो गई, एक्सेप्ट कर लिया, एक बन गई। दूसरी यहाँ पर हम बना लेते हैं आसूस की, ठीक है। आसूस ये भी प्राइमरी में रहेगा। और तीसरी यहाँ पर हम बना लेते हैं अदर की। तो ये 3 स्टॉक कैटेगरी हमने बना ली। बनाई कैसे, बिल्कुल सिंपल था, आपको सीधे जाना है क्रिएट में, और यहाँ पर आपको स्टॉक कैटेगरी में चले जाना है। और अगर आपके सामने स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि जब आपने कंपनी क्रिएट की थी तो वहां पर जब आपके सामने ये वाले ऑप्शन आए थे, यानी कि ये ऑप्शन आप बाद में भी जो है इसको ला सकते हैं, उसके लिए आपको F11 प्रेस करना है, ठीक है। क्या प्रेस करना है, F11, जिससे क्या होगा कि फीचर्स आपके सामने होंगे, और इन फीचर्स में आपको यहाँ पर मेंटेन इन्वेंट्री एंड इंटीग्रेटेड विद अकाउंट इन्वेंट्री, ये ऑप्शन आपको ऑन करने हैं, तभी आपके सामने स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, ये सब ऑप्शन आएंगे, क्योंकि ये इन्वेंट्री से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ध्यान रखना सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। और फिर से चलते हैं यहाँ पर क्रिएट में। तो स्टॉक कैटेगरी तो हम क्रिएट कर चुके, अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं स्टॉक ग्रुप, ठीक है। और बाकी शो मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो मोर, शो इनएक्टिव, तो आपके सामने सारे फीचर्स आ जाएंगे जो एक्टिव नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि कॉस्ट सेंटर हमने ऑन नहीं किया था, तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट सेंटर एक्टिव नहीं है। फिर भी अगर यहाँ से हम डायरेक्ट क्रिएट करना चाहें तो इसको यहाँ पर एंटर करेंगे और यहीं से डायरेक्ट इसको हम यस कर देंगे, तो ऑप्शन भी ऑन हो जाएगा और हम आराम से कॉस्ट सेंटर बना भी सकते हैं। फिलहाल तो नहीं ऑन करना है। तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं, हमें बनाना है स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप में चलते हैं, एक बनाते हैं मदरबोर्ड का, मदर और बी, यहाँ पर हमने शॉर्ट में बी कर दिया, ठीक है। मदर बोर्ड यानी कि मदर बी, और यहाँ पर एलियास में यहाँ पर हम चाहें तो एम, शॉर्ट में इस तरह से बी ऐसे लिख सकते हैं, मदरबोर्ड। अंडर ये किसके जाएगा, तो देखिए ये ग्रुप है, तो ग्रुप ये भी हम इसको अंडर प्राइमरी के ही रखेंगे, ठीक है। ये स्टॉक ग्रुप क्रिएशन अंडर किसके जाएगा, प्राइमरी के। बाकी इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम चाहें तो किसी ग्रुप को भी जो है किसी दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं। कैसे, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मेमोरी, ठीक है। हमने क्या बनाया, एक मेमोरी नाम का ग्रुप बनाया। तो मेमोरी नाम का जो ग्रुप बनाया इसको हमने कर दिया प्राइमरी के अंडर, प्राइमरी यानी मेन बना दिया। फिर हमने क्या किया, मेमोरी नाम का एक ग्रुप बनाया प्राइमरी के अंडर, और मेमोरी के ही हमने ब्रांच निकाल दिए। कौन सी निकाल दिए, हमने निकाल दिए कई सारी। एक निकाल दी हमने SSD की, ठीक है, और एक निकाल दी HDD की, ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा आइटम ऐसे परचेज सेल करते हैं, एक हमने निकाल दी और मान लेते हैं फ्लैश ड्राइव, ठीक है। फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड जिसमें आता है, और CD DVD कर दी यानी कि ऑप्टिकल डिस्क कर दी, OD या ऑप्टिकल डिस्क ऐसे करके। तो ये चारों ग्रुप है। ये जो आपका मेमोरी है ये आपका प्राइमरी ग्रुप है, और ये जो SSD और HDD और FD है, मतलब ये भी क्या है आपके, ये भी जो है वो ग्रुप ही है, लेकिन ये सेकेंडरी ग्रुप है। जब हम SSD या HDD को बनाएंगे तो हम किसी के अंडर रखेंगे, मेमोरी के अंडर रखेंगे। क्लियर है। और SSD में जब हम प्रॉपर कोई NVMe, मतलब NVMe या सैमसंग की ऐसी कोई SSD खरीदेंगे तो वो हमारा क्या होगा, स्टॉक आइटम। तो जब हम इस स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे तो उसको रखेंगे मतलब SSD में, और SSD कहाँ रहेगा, मेमोरी में। और इसी तरह से HDD और ये सब पूरा। तो यहाँ पर कभी अगर हमें देखना हो कि टोटल मेमोरी हमारे पास कितनी है, तो सीधे मेमोरी प्राइमरी ग्रुप को पकड़ेंगे और सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। तो ये चीज़ होती है। तो ये आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो। और यहाँ पर अंडर ये अभी फिलहाल तो इसको हम प्राइमरी के रखते हैं,
हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर ये शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, तो यहाँ पर इसको नो रखेंगे। इनके बारे में हम समझेंगे कि यह है ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पर इसको भी हम नो रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जीएसटी डिटेल ये बता रहा है कि हमें ग्रुप वाइज डालनी है, तो नहीं, हमें आइटम वाइज जीएसटी यहाँ पर लगानी है, ग्रुप वाइज नहीं लगानी है। एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बना लिया। दूसरा यहाँ पर हम बना लेते हैं एसएसडी का, एसएसडी का हो गया, ये भी अंडर प्राइमरी के जाएगा। एंटर किया, ये अभी हम करंट टाइम में स्टॉक ग्रुप बना रहे, ध्यान रखना। तीसरा यहाँ पर ग्रुप कौन सा बनेगा, एक हो गया आपका तीसरा बनेगा जीपीयू का। ठीक है, जीपीयू, और एंटर करते हैं, ये भी प्राइमरी के। तो ये स्टॉक ग्रुप बन गया, स्टॉक आइटम बन गया, स्टॉक ग्रुप बन गया, सॉरी स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी बन गया। अब स्टॉक आइटम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बनाना है यूनिट। क्या बनाना है, यूनिट। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, तो यूनिट में चलते हैं और यहाँ पर सैम्बल में यहाँ पर हम रखेंगे नॉस। ठीक है, क्या रखेंगे, नॉस, यानी कि नंबर ऑफ सिस्टम, NOS। फॉर्मल नेम में यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे। ठीक है, नंबर लिखेंगे और यहाँ पर हमें सेट करना है कि क्या है ये, नॉस है, तो यहाँ पर नॉस सेलेक्ट कर लेंगे। और अभी ये करंट टाइम में अगर ये सारे ऑप्शन आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आपको यहीं पर F12 की प्रेस करनी है और यहाँ से आप ऑप्शन देख लें कौन कौन से ऑन है, कौन कौन से ऑफ है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन यहाँ से आप यस कर लें और एंटर करेंगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉस यानी कि नंबर सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर है, बात समझ आ गई। यहाँ पर NOS प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो नॉस नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट क्वांटिटी कोड होता है एक्चुअली ये। ठीक है, तो जैसे किलोग्राम का केजी होता है, नंबर्स का नॉस होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो सैम्बल में हमने लिखा है, तो सैम्बल में यहाँ कोई जरूरी नहीं कि हम नॉस लिखें, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखेंगे वो दिखाई देगा। जैसे हम एक पैकेट हमने खरीदा तो पैकेट के आगे PCS होता है, 1 किलो खरीदा तो 1 के आगे मतलब केजी होता है, यानी किलोग्राम होता है। इसी तरह से अगर 5 मदरबोर्ड खरीदेंगे तो 5 नॉस रहेगा। क्या रहेगा, 5 नॉस, इस तरह से लिख के आएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में आपका है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में यहाँ पर हम 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नॉस होता है यानी कि ये पूरा इंटीजर पार्ट होता है, मतलब होल नंबर होता है, पॉइंट में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मदरबोर्ड आपने खरीदे तो मदरबोर्ड हमने खरीदे 2, क्या हम 2.5 यानी 2.5 मदरबोर्ड खरीद सकते हैं, नहीं ना। तो यानी कि डेसिमल नंबर की इसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगर किलोग्राम वाली यूनिट होगी तो उसमें पॉइंट हो सकता है कि 1.5 किलो खरीदा या 1.5 लीटर है। ठीक है, ऐसा करके कुछ, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं है तो इसलिए इसको 0 रखेंगे और एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये यूनिट हमारी बन गई। तो यूनिट हमें एक ही बनानी है क्योंकि यही एक यूनिट सभी आइटम पर वर्क करेगी। क्लियर हो गया, तो स्टॉक ग्रुप बना लिया, स्टॉक कैटेगरी बना ली, यूनिट बना ली। अब हमें लोकेशन बनानी है। लोकेशन का मतलब गोडाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोकेशन में चलते हैं और गोडाउन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम जब क्रिएट करेंगे तो उसे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें गोडाउन बना लेना है। तो यहाँ पर हम गोडाउन बना लेते हैं LMP नाम का। ठीक है, लखीमपुर यानी LMP का गोडाउन बना लिया और एक्सेप्ट कर लिया। तो बस गोडाउन में केवल नाम डाल के, मतलब यही लोकेशन से हम गोडाउन क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना। और जो टैली ERP है उसमें गोडाउन लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर लोकेशन होता है। ठीक है, अब सारी चीजें बन गई। यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम बनाने हैं, तो चलते हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम में और अब हम यहाँ पर सारे के सारे स्टॉक आइटम बनाएंगे। हमारे कौन कौन से स्टॉक आइटम है, एक हो गया आपका ये मदरबोर्ड B560 मॉडल, ये पूरा नाम रहेगा। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर नेम में यहाँ पर हम रखते हैं स्टॉक आइटम नेम में, ये हो गया। एंटर करते हैं, एलियास में आप चाहे तो शॉर्ट में या जो भी चाहे। अंडर ये किसके जाएगा, देखिए अंडर ये जाएगा किसके, ये मदरबोर्ड है तो यहाँ पर ये मदरबोर्ड में जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम MB में रखेंगे, ध्यान देना, MB में रखें या मदरबोर्ड, दोनों का मतलब एक ही है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मदरबोर्ड इसका पूरा नाम है और MB हमने एलियास में रखा था, तो इसको एंटर करेंगे तब भी मदरबोर्ड ही यहाँ पर लगेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो यहाँ पर एंटर किया। यहाँ पर यूनिट हमें बतानी है नॉस। यहाँ पर ध्यान रखना, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पर हमने यूनिट बता दी नॉस, नंबर ऑफ सिस्टम। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका आता है GST का पार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर हमें GST से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझें। अभी तक हमने क्या क्या क्रिएट किया है ये आप देख सकते हैं और वीडियो रिपीट कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर आगे क्या होगा, इसमें देखिए GST किस तरह से लगती है। GST जो है वो आइटम वाइज लगती है। ध्यान देना, ये जो मदरबोर्ड गीगाबाइट B560 मॉडल है, आप इंडिया में कहीं भी चले जाएं, ठीक है, पूरे मतलब किसी भी स्टेट में चले जाएं, तो अगर ये मदरबोर्ड B560 मॉडल, इस पर अगर मान लेते हैं 18% की GST लग रही है, तो पूरे इंडिया में हर स्टेट में 18% ही GST लगेगी। क्योंकि आपको पता है GST वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम यहाँ पर आइटम वाइज GST लगाएंगे। क्लियर है, यानी कि जब हम आइटम को क्रिएट करेंगे तो तभी हम बता देंगे कि इस आइटम पर कितनी GST लग रही है, मतलब कितने % लग रही है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप यूपी से मदरबोर्ड खरीदे यही सेम, तो आपको थोड़ा सस्ता या महंगा मिले, दूसरी स्टेट से थोड़ा सस्ता या महंगा मिले, वो अलग बात है। लेकिन GST का जो परसेंटेज होगा, मतलब अगर 18% लग रहा है तो 18% ही लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम आइटम वाइज GST लगाते हैं। ठीक है, आइटम वाइज GST यानी जब आइटम क्रिएट करते हैं उसी टाइम यहाँ पर GST डिटेल हम सेट कर देते हैं और बता देते हैं कि इस पर कितनी GST लगेगी।
अगर कोई ऐसा आइटम है जिस पर जीएसटी लग ही नहीं रही तो यहाँ पर हम 0% सेट कर देंगे, यानी कि यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नहीं लगाएंगे। और अगर उस पर 18% या 28% ऐसा कुछ है तो उसी आइटम पर हम आइटम को क्रिएट करते समय ही यहाँ पर जीएसटी रेट हम जो है वो सेट कर देते हैं, ध्यान रखना। और सिर्फ आइटम वाइज जीएसटी ही लगती है और आइटम पर ही जीएसटी यहाँ पर हम ऑन, मतलब ऑन तो वैसे कई जगह करते हैं, लेकिन जो जीएसटी डिटेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन को ध्यान से देख लें, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। ठीक है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल का मतलब होता है कि आपका जो आइटम है उस पर कितने % जीएसटी लगेगी, वो चीज आपको इसमें बतानी होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम आइटम क्रिएट करते टाइम ही बताते हैं, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, बाकी अभी परचेज का लेजर बनाएंगे तो परचेज के लेजर में भी हम जीएसटी को ऑन रखेंगे। ठीक है, और सीजीएसटी एसजीएसटी का बनाएंगे, वहां पर भी जीएसटी ऑन रखेंगे, लेकिन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हम वहां नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ आइटम में ही बताएंगे। इस बात को आप नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर यहां से गलती करेंगे तो जीएसटी जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझनी है और हम यहाँ पर इसीलिए रटा नहीं रहे, समझा रहे हैं आपको। ठीक है, आइटम वाइज जीएसटी लगेगी, इसलिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल सिर्फ यहां पर ऑन की जाएगी और किसी में ऑप्शन, मतलब जो ये और किसी में ये ऑप्शन ऑन नहीं किया जाएगा। हाँ, जीएसटी एप्लीकेबल किया जाएगा परचेज में भी और आगे देखेंगे। ठीक है, तो जीएसटी एप्लीकेबल यहां पर हम बताएंगे कि हाँ, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, क्लियर है। और यहां पर हम सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इस ऑप्शन को यस करेंगे, वाई प्रेस करके एंटर करेंगे और यहां पर हम बताएंगे कि जीएसटी जो है इस पे किस तरह से लगेगी, ऑन आइटम रेट पर या ऑन वैल्यू पर। तो यहां पर हम सेट करेंगे ऑन वैल्यू पर लगेगी, एंटर करते हैं। यहां पर ये एग्जेम्प्टेड है, निल रेटेड है या टैक्सेबल है, तो ये टैक्सेबल है। ठीक है, और बाकी इन सभी ऑप्शन को धीरे धीरे करके हम समझ लेंगे, इन सब का यूज आएगा। ठीक है, अभी यहां पर हम सेट करेंगे टैक्सेबल, क्योंकि हमारी जो टैक्सेबिलिटी है वो टैक्सेबल रहेगी। इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि कितना टैक्स लगेगा, तो इस पर लगेगा 18%। वहां पर आपको हमने दिखाया था ना कितना लगेगा, 18%। देखिए सभी आइटम पर 18% ही है। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है तो इन सभी पार्ट्स पर 18% ही लगता है। तो यहां पर हमने सेट किया 18% और एंटर करेंगे और फिर फाइनली यहां पर सेस, ये भी एक प्रकार का टैक्स होता है, तो सेस मतलब ये अदर चार्ज होता है। तो अगर ऐसा सेस वगैरह भी कुछ लग रहा है तो वो भी डालेंगे, फिलहाल तो नहीं लग रहा, तो यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देख लें क्या क्या हमने किया है और यहाँ पर इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। फिर हमें बताना टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है या फिर सर्विस। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि ये सर्विस है, सॉरी गुड्स है। ठीक है, क्या है, गुड्स है। फिर रेट ऑफ ड्यूटी, तो यहाँ पर रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ पर कुछ नहीं, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, 0 रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस इस आइटम का कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो हम छोड़ देंगे, एंटर करेंगे और ये हमारा एक आइटम इस तरह से बन गया। इसी तरह से यहाँ पर सारे आइटम जो है वो क्रिएट होंगे। यहाँ पर दूसरा आइटम, इसको भी हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर दूसरा आइटम बनाते हैं, लेकिन ये मदरबोर्ड आसूस कंपनी का है तो अंडर ये मदरबोर्ड के ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर यूनिट इसकी जो है नॉस रहेगी और इसमें आई थिंक कैटेगरी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम F12 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम स्टॉक कैटेगरी को यस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर F12 हमने प्रेस किया और वाई बटन प्रेस करके स्टॉक कैटेगरी को यहाँ पर हमने यस किया और एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक कैटेगरी का जो ऑप्शन है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो इससे पहले जो अभी हमने मदरबोर्ड बनाया, मतलब जो अभी हमने मदरबोर्ड का स्टॉक आइटम बनाया था उसमें हमने कैटेगरी नहीं सेट की थी, अभी उसको हम एडिट करेंगे। फिलहाल अभी इसमें यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया मदरबोर्ड और कैटेगरी यहाँ पर कौन सी होगी, कैटेगरी इसकी होगी आसूस की, क्योंकि आसूस का मदरबोर्ड है और यूनिट यहाँ पर नॉस रहेगी और जीएसटी इसमें भी एप्लीकेबल रहेगी। तो जैसा कि हमने बताया कि ये कैटेगरी वाला ऑप्शन अगर आप में नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा वो हमने बता दिया। यहीं पर आपको F12 की प्रेस करनी है। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन जो है वो ऑन या ऑफ कर लेने जो भी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन ये ऑप्शन होता है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस भी सिचुएशन में है, अगर आपको ऑप्शन कम या ज्यादा लग रहा है तो सीधे वहां पर आप F12 की प्रेस करें और वहां पर देखें कौन कौन से ऑप्शन आपको ऑन या ऑफ रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल एप्लीकेबल रहेगा जीएसटी डिटेल, यहाँ पर यस करेंगे और बताएंगे ऑन वैल्यू और ये रहेगा आपका टैक्सेबल कितना, ये भी 18% और एंटर करते हैं। यहाँ पर ये आपको बताना है गुड्स रहेगा और रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ पर इसको 0 और एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। 2 आइटम बन गए, एक आइटम हालांकि गलत बना है उसको हम एडिट कर लेंगे अभी बाद में, और तीसरा बनाते हैं यहाँ पर, इसको भी हम फटाफट कॉपी करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस के साथ बनेगा और इसको यहाँ पर ये भी आपका मदरबोर्ड ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी कैटेगरी जो है वो अदर रखेंगे, यूनिट नॉस रहेगी। अब सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ऑन वैल्यू और ये आपका टैक्सेबल और ये 18% एंटर और यहाँ पर गुड्स और ये फाइनली एंटर और ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, 3 आइटम क्रिएट हो गए। चौथा आइटम क्या है हमारा, SSD। तो यहाँ पर इसको भी हम कॉपी करते हैं। ठीक है, और ये पेस्ट और SSD का यहाँ पर आइटम बनाते हैं। अंडर किसके जाएगा, ये SSD है तो यहाँ पर ये SSD के अंडर जाएगा, ग्रुप SSD रहेगा। कैटेगरी यहाँ पर इसकी क्या
क्या रहेगी SSD की, तो ये कौन सी कंपनी का है, मतलब ये सैमसंग का है, तो सैमसंग के लिए हमने कोई कैटेगरी नहीं बना रखी, तो इसको अदर में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? अदर में डाल देंगे। और यूनिट यहाँ पर इसकी नॉस रहेगी और GST यहाँ पर भी एप्लीकेबल, यस। और कितना, मतलब ऑन वैल्यू, और ये आपका टैक्सेबल कितना 18% एंटर, और ये आपका क्या रहेगा, गुड्स रहेगा और एंटर, और ये एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 4 आइटम बन गए। इसी तरह से और भी आगे के आइटम जो है वो हम बनाएंगे। इसको भी कॉपी करते हैं, फटाफट ये आइटम क्रिएट करते हैं। तो चीज़ें काफ़ी आसान है, बस आपको एक बार अच्छे से केवल जो है वो समझ लेनी है चीज़ें, ठीक है, और फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ये गीगाबाइट की है, तो इसको हम गीगाबाइट कैटेगरी में रखेंगे, नॉस, और GST यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगी। ऑन वैल्यू यहाँ पर ये आपका टैक्सेबल रहेगा, 18% एंटर, और यहाँ पर गुड्स, और ये भी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अगला आइटम देख लें। अगला आइटम है GPU, गीगाबाइट का है, इसको भी हम कॉपी करते हैं, और ये हो गया एंटर एंटर। यहाँ पर अंडर ये किसके जाएगा, तो देखिए GPU है तो GPU में जाएगा, और ये कौन सी कंपनी का है, गीगाबाइट का है, तो गीगाबाइट, और यहाँ पर नॉस, और यहाँ पर GST एप्लीकेबल, ऑन वैल्यू, और ये भी आपका रहेगा टैक्सेबल, और ये 18%, और ये भी यहाँ पर गुड्स, और ये एक्सेप्ट हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट आइटम यहाँ पर है, तो ये भी वैसे ही बनेगा। यहाँ पर ये अंडर जाएगा GPU के, और इसकी कैटेगरी क्या रहेगी, आसूस, तो यहाँ पर आसूस हो गया, नॉस, और ये हो गया यस, और ऑन वैल्यू टैक्सेबल, और ये यहाँ पर 18%, और ये भी हमने बता दिया गुड्स है, और इसको भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारे स्टॉक आइटम बन गए, लेकिन जैसा कि आपको पता है एक गलत हो गया, तो उसे हमें एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए आपको कहाँ जाना है, अल्टर में। एडिट करने के लिए कहाँ जाना है, अल्टर में, और यहाँ से हम चलते हैं स्टॉक आइटम। हमारा गलत क्या हुआ है, स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम में चलते हैं, और कौन सा, तो जो हमने सबसे पहले बनाया था, यानी मदरबोर्ड गीगाबाइट का, ये वाला गलत हुआ है, तो इस पर एंटर करते हैं, और यहाँ पर कैटेगरी जो है बता देते हैं। कैटेगरी इसकी कौन सी रहेगी, गीगाबाइट रहेगी। बस यही तो छूट गया था, बाकी तो सारी चीज़ें सही थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी हम किसी भी आइटम को जब हम एडिट करते हैं, यानी अल्टर करते हैं, तो ऑटोमेटिक सेट अल्टर GST डिटेल ये नो हो जाता है, जबकि हमने इसको यस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोबारा से यस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप यस करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये पहले नो था, हमने यस किया, एंटर किया, तो आप देखेंगे इसमें डिटेल, जो अंदर डिटेल है वो फिल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी आप किसी भी स्टॉक आइटम को एडिट करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऑटोमेटिक नो हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर की डिटेल हट जाती है, नहीं। ठीक है, आपको दोबारा से यस करके उसे जो है मतलब फिर से डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पर इसको हम जो है अब वापस से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये आपका सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए इन्वेंट्री से रिलेटेड जितना वर्क था वो हमने कर दिया। हमने गोडाउन बना लिया, स्टॉक आइटम बना लिया, स्टॉक ग्रुप बना लिया, यूनिट ऑफ मेजर बना लिया, स्टॉक कैटेगरी बना ली। अब हमें सीधे एंट्री पास करनी है, लेकिन उससे पहले अकाउंटिंग का जो पार्ट है, लेजर वगैरह बनाने हैं ना, तो चाहे तो हम लेजर बाहर से ही बना सकते हैं या एंट्री करते समय ही बना सकते हैं। तो अभी ये काम करते हैं कि लेजर जितने भी हैं वो सब हम मतलब सारा वर्क जो है बाहर से करते हैं, और जब हम कैश स्टडी 2 सॉल्व करेंगे तो वहां पर सारा वर्क जो है वो एंट्री करते समय ही करेंगे, तो दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार चलते हैं क्रिएट में, और यहाँ से आपकी बार लेजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लेजर में चलते हैं, तो यहाँ पर एक लेजर आपका रहेगा बंसल कंप्यूटर का। ठीक है, यहाँ पर हम इसको फटाफट कॉपी कर लेते हैं, बंसल कंप्यूटर। ठीक है, बंसल कंप्यूटर का यहाँ पर हमने लेजर बनाया, और ये अंडर किसके जाएंगे आपको पता है, सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर जाएगा। किसके अंडर जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर जाएगा। ठीक है, और एंटर करते हैं। यहाँ पर डिटेल्स जो है ये हम छोड़ देंगे, और फाइनली इसको यहाँ भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बंसल कंप्यूटर का बन गया। एक बनेगा आपका परचेज का। ठीक है, तो देखिए परचेज का जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये अंडर जाएगा परचेज अकाउंट के। ठीक है, अंडर किसके जाएगा, परचेज अकाउंट के जाएगा। ध्यान रखना क्या, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन जो है वो ऑन करना है, वो क्या है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले F12 की प्रेस करते हैं, F12, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा इन्वेंट्री से रिलेटेड, आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर, यानी कि हमें ये बताना है कि क्या ये लेजर इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो इसके लिए यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ पर हम यस करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ पर हम यस करेंगे, और इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए एक्स्ट्रा आ गया, इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको आपको समझा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए जब हम परचेज का या फिर सेल का ये 2 लेजर जब बनाते हैं, तो ये दोनों ऐसे लेजर होते हैं जो कि इन्वेंट्री से रिलेटेड होते हैं, यानी इन्वेंट्री से क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन को हम यस रखते हैं, यानी परचेज और सेल को इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड, इस ऑप्शन को यस रखते हैं। बाकी जो नॉर्मल लेजर बनाते हैं, चाहे वो CGST हो, SGST हो, हालांकि CGST SGST नॉर्मल लेजर नहीं है, ये टैक्स से रिलेटेड है, लेकिन उसमें इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड ऑन नहीं होता है। और बाकी जो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कंप्यूटर अपने फिक्स्ड एसेट्स मतलब है और रेंट दिया, सैलरी दिया, तो उसमें ये ऑप्शन जो है वो ऑन नहीं किया जाएगा। क्लियर है, तो बात समझ आ गई। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ किस में ऑन होगा, ये आपका परचेज का लेजर और सेल का लेजर, ये 2 लेजर में ऑन किया जाएगा इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड। और अगर ये ऑप्शन आपके सामने अभी नहीं आ रहा, तो आपको हमने बताया F12 की प्रेस करनी
है और यहाँ पर आपको जाना है यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जैसे ही आप यस करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसे यहाँ पर हमें यस करना है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है टाइप ऑफ लेजर, तो इसे हम नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये नॉट अप्लीकेबल हो गया। फिर यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है, स्टेचुटरी डिटेल्स यानी टैक्स से रिलेटेड है। तो देखिए जीएसटी अप्लीकेबल है, ये चीज ध्यान रखना, जीएसटी क्या है, अप्लीकेबल है। ठीक है, परचेज लेजर में जीएसटी यहाँ पर हम अप्लीकेबल रखेंगे, लेकिन ध्यान रखना सेट अल्टर जीएसटी डिटेल भूल कर भी इस ऑप्शन को हम यस नहीं करेंगे। ठीक है, भूल कर भी इस ऑप्शन को यस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर आइटम वाइज जीएसटी लगा रहे हैं। ठीक है, आइटम वाइज जीएसटी लगा रहे हैं, तो हमें परचेज वाले लेजर में बताने की जरूरत ही नहीं कि जीएसटी कितने % लगी। ठीक है, वो आइटम वाइज जीएसटी खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। और अगर यहां से हम बता देंगे कि हाँ ये परचेज लेजर में इतने % जीएसटी लगी, तो दिक्कत ये होगी कि फिर अगर मान लेते हैं अभी तो जितने भी आइटम हम परचेज कर रहे हैं उन सभी में 18% ही टैक्स लग रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसे भी आइटम हुए जिसमें कुछ में 12% लग रहा है, कुछ में 28% लग रहा है, तो वहां पर फिर हम इस परचेज वाउचर को यूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें नया परचेज वाउचर बनाना, मतलब परचेज वाउचर नहीं सॉरी परचेज लेजर नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही परचेज का लेजर बनाएंगे, और चाहे फिर वो आइटम चाहे 18% का हो, चाहे 28% का हो, या फिर वो 0% का ही क्यों ना हो, सभी में यही परचेज वाउचर परचेज लेजर जो है ये वर्क करेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना इस बात को, जो परचेज लेजर है इसमें यहाँ पर इस ऑप्शन को यस नहीं करना है भूल से भी। अगर इसको आप एक बार यस कर देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आप सोचे यस कर देते बाद में नो कर, नहीं, आपको ये नो ही रखना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताना टाइप ऑफ सप्लाई में क्या है, गुड्स है। तो क्लियर होगी बात, यहाँ पर हमें जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, लेकिन सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो रखना है, और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रखना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, वरना जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, तो एंटर करते हैं और यहाँ पर फाइनली इसको हम जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये परचेज का लेजर जो है वो बन जाएगा आपका। बस ऐसे ही बनेगा, परचेज का बन गया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो सबसे पहले सीजीएसटी, क्योंकि ये टैक्स इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। अंडर ये किसके जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्स के अंडर किसके जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। क्लियर है? और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में क्या बताना है कि ये क्या है, जीएसटी है। ये क्या है, जीएसटी है। ठीक है, और इसमें से अगर आपको ऑप्शन कुछ कम या ज्यादा लग रहे हैं तो आपको यहाँ पर F12 की प्रेस करनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमने ऑन या ऑफ कर रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताना जीएसटी के साथ में हमें बताना कि किस तरह का है जीएसटी। मतलब हमने बताया था ना आपको कि सीजीएसटी जो होता है वो सेंट्रल टैक्स होता है। क्या होता है, सेंट्रल टैक्स। तो हमें यहाँ पर बताना है सीजीएसटी में सेंट्रल टैक्स। सावधानी से ध्यान रखना, तो इसको हम सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ये सब हमें कुछ नहीं बताना है। यहाँ पर जो राउंडिंग मेथड है उसे हम चाहे तो नॉट अप्लीकेबल रख सकते हैं, या फिर इसको हम जो है नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं, जिसमें 1 सेट कर देंगे। राउंडिंग क्या होती है तो आपको पता है, जो डेसिमल नंबर होता है, यानी कि जैसे लिखा है 1.5, तो 1.5 ये 5 के पॉइंट के बाद में जो है 50 से बराबर या फिर अगर ज्यादा होता है तो इधर 2 हो जाना चाहिए, यानी कि अगर 1.75 है तो इधर 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, वही चीज होती है राउंडिंग लिमिट। तो यहाँ पर राउंडिंग लिमिट हमने 1 रखी है, यानी कि फर्स्ट डिजिट से राउंड करना है। क्लियर है? ये आपको पता होगा। और यहाँ पर हमने सीजीएसटी का जो है वो लेजर बना दिया है, और इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से एसजीएसटी का बनेगा, तो एसजीएसटी। ठीक है, एस जीएसटी अंडर ये ड्यूटी एंड टैक्स के जाएगा, और ये जीएसटी, और यहाँ पर हमें क्या सेट करना है, स्टेट टैक्स। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि जितनी डिटेल में यहाँ पर इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, हम सभी वीडियो में ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करते हैं, और राउंडिंग लिमिट यहाँ पर आपकी रहेगी नॉर्मल राउंडिंग, और हमें बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इतने डिटेल में, क्योंकि एक बार आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एसजीएसटी और सीजीएसटी का लेजर हमने बना लिया। तो यहाँ पर हमने बंसल कंप्यूटर का भी बना लिया, परचेज का भी बना लिया, सीजीएसटी एसजीएसटी, यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड और इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी चीजों की जरूरत थी वो सब हम क्रिएट कर चुके हैं। अब चलते हैं सीधे यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में, वाउचर में, और एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका जो इंटरफेस था वो पहले ही समझा दिया था आपको। तो अभी फिलहाल के लिए सप्लायर, इनवॉइस नंबर, डेट ये सब हम छोड़ देंगे, और यहाँ पर पार्टी नेम में हमारे कौन होंगे, बंसल कंप्यूटर। और अभी आपके सामने अगर इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हमने बताया आपको क्या करना है। एक तो आपको चेंज मोड में जाकर के यहाँ से आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करना है। क्लियर है? दूसरा यहाँ पर आपको F12 की प्रेस करके ये 2 ऑप्शन जो है आपको ध्यान दे करके ऑन कर लेना है। कौन कौन से, यूज कॉमन लेजर अकाउंट इस ऑप्शन को, और दूसरा यहाँ पर जीएसटी डिटेल में मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल इस ऑप्शन को भी यस कर लेना है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपको अच्छे से नोटिस करने की ऑन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम यस करते हैं और कंट्रोल ए। तो ये आपको कहाँ पर करना है, ये आपको यहीं पर करना है जब आप परचेज वाउचर में है। वापस चलते हैं, तो यहाँ पर बंसल कंप्यूटर हमारे पार्टी नेम में हो गए, और यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल्स
डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पर बंसल कंप्यूटर की डिटेल हम डाल सकते हैं। इनके बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि क्या है। फिलहाल इसको यहाँ पर हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं पूरा, ये सब डिटेल होती है। पार्टी डिटेल डाल सकते हैं, बंसल कंप्यूटर मतलब उनका एड्रेस वगैरह क्या है, किस कंट्री के हैं, उनका GSTN नंबर क्या है। और यहाँ पर आपका परचेज लेजर में क्या होगा, देखिए परचेज लेजर में आपका होगा परचेज, लेकिन यहाँ पर परचेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, तो हम एक बार वापस चलते हैं और देखते हैं कि जो परचेज का लेजर बनाया था उसमें क्या मिस्टेक हो गई। अल्टर में चलते हैं और लेजर तो हमने बनाया था, तो परचेज में चलते हैं तो यहाँ पर परचेज का लेजर है, ठीक है, और परचेज अकाउंट के अंडर भी गया है। लेकिन यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इस ऑप्शन को देखिए हमें शायद यस करना भूल गए थे, तो यहाँ पर हम इसको यस करते हैं क्योंकि ये जरूरी है। तो इसको अगर हम यस नहीं करेंगे तो फिर इसको एंट्री में शामिल नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमने यस किया और एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी परचेज के लेजर में यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑन हो गया है, ठीक है, यही ऑन नहीं था, इस वजह से वहाँ गड़बड़ हो रही थी। तो वापस चलते हैं और फिर से यहाँ पर चलते हैं ट्रांजेक्शन से यानी वाउचर्स में। पार्टी नेम में यहाँ पर आपके बंसल कंप्यूटर हो जाएंगे, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और परचेज लेजर में यहाँ आपका परचेज आ जाएगा, देखिए परचेज आ चुका है। और यहाँ पर जब हम परचेज डाल के यहाँ से जैसे ही परचेज लेजर में परचेज सेट करके एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, यानी कि जो आपका ट्रांजेक्शन का नेचर है वो कैसा है, यानी कि जो आप माल को परचेज कर रहे हैं वो किस तरह से परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस की पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट आ जाएगी। इसमें से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, देखिए परचेज टैक्सेबल, क्या सेलेक्ट करना है, परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें बताना होता है कि जो हम सामान खरीद रहे हैं अगर वो परचेज टैक्सेबल है, इसका मतलब कि हम अपनी ही स्टेट से माल को खरीद रहे हैं, ठीक है। और अगर उसमें जो है टैक्स नहीं लग रहा है तो यहाँ पर हमें परचेज नील रेटेड सेलेक्ट करना है। और इसी तरह से आपको पता है कि डीलर अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है आपका अनरजिस्टर्ड, दूसरा रेगुलर और कंपोजिशन, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमें बताना होता है कि किस तरह का परचेज हम कर रहे हैं, ठीक है, नेचर क्या है हमारा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, वो ये चीज यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी होती है। और अगर हमारा इंटर स्टेट परचेज होता तो यहाँ पर यानी कि अगर स्टेट से बाहर से माल खरीदते तो हम यहाँ पर सेट करते इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। और इसमें से जितनी भी चीजें हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। जब हम माल को खरीदते हैं तो कभी कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है ना, जब कंट्री से बाहर चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पर हमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में बतानी होती है। तो वही चीजें हैं यहाँ पर, इसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो। अभी के लिए हमें सेलेक्ट करना है परचेज टैक्सेबल, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर भूमिका निभाता है GST ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अगर इसमें से कुछ भी गड़बड़ होगा तो GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने सेट किया परचेज टैक्सेबल, और जैसे ही हमने सेट करके एंटर किया तो आप पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, यानी क्या खरीदा। तो यहाँ पर क्या खरीदा है, तो क्वेश्चन में एक नजर डालते हैं, मदरबोर्ड B560 मॉडल, कितने खरीदे, 4, रेट कितना है 9500, ठीक है। तो यहाँ पर हम M बटन प्रेस करते हैं और हमारा मदरबोर्ड गीगाबाइट B560 मॉडल है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, ध्यान देना, आइटम नेम डाल के जैसे ही एंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा लोकेशन, यानी कि कौन से गोडाउन में रखना है। तो हम यहाँ पर सेट कर देंगे LMP, चूंकि हम बना चुके हैं तो LMP में डालेंगे। क्वांटिटी इसकी क्या होगी, देखिए क्वांटिटी यहाँ पर इसकी हो जाएगी, कितनी है एक बार देख लेते हैं फिर से, क्वांटिटी इसकी है 4 और रेट कितना है 9500, ठीक है। तो क्वांटिटी यहाँ पर हमने डाली 4, रेट कितना है, एंटर करते हैं 9500 और एंटर करते हैं, और यहाँ पर ये अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि टोटल कितना हुआ, ये अपने आप बता देगा, ठीक है। और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर GST जो है आपके सामने अभी नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, GST लास्ट में यहाँ पर लगेगी, ठीक है, GST लास्ट में यहाँ पर आके लगेगी, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर ये हो गया, एंटर करते हैं। दूसरा आइटम यहाँ पर क्या है, दूसरा आइटम है मदरबोर्ड आसूस के हैं, तो यहाँ पर M बटन प्रेस करते हैं और मदरबोर्ड आसूस के ये हो गए, ठीक है। और ये चूंकि स्टॉक आइटम हम पहले से ही बना चुके हैं तो इसलिए हमें बनाना ही नहीं है, एंटर करते हैं। और यहाँ पर लोकेशन इसकी क्या होगी, लोकेशन होगी LMP, लोकेशन क्या होगी LMP। क्वांटिटी यहाँ पर इसकी कितनी है, इसकी भी देख लेते हैं, क्वांटिटी रेट तो यहाँ पर 6-8500, ठीक है, तो 6-8000, ठीक है। तो एंटर करते हैं, यहाँ पर इसका भी अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद एंटर करते हैं, अगला आइटम क्या है, अगला आइटम है मदरबोर्ड है ESC कंपनी के, और इसका 5-6000, ठीक है। और इसकी लोकेशन भी LMP गोडाउन ही है, और 5-6000, ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी, देखिए 600 हो गया, इसको 6000 करते हैं, एंटर, और ये भी आपका हो गया, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। अगला यहाँ पर है SSD, यहाँ पर सैमसंग की है, 4 खरीदी है, 11000 की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं SSD, और ये सैमसंग की है, 4 खरीदी हैं। सबसे पहले तो गोडाउन सेट करेंगे, LMP हो गया, और 4 खरीदी हैं, 11000 की है। और फिर उसके बाद अगला जो है आइटम वो कितना है, वो भी है SSD, लेकिन ये 3 है 9000 की, ठीक है।
तो यहाँ पर SSD ये गीगाबाइट की हैं, लोकेशन LMP ही रहेगी, ये 3 है और ये 9000 की हैं। एंटर करते हैं और ये भी आपका हो गया। फिर यहाँ पर GPU 4GB 3 8000, ठीक है। तो GPU आपका हो गया 4GB, LMP गो डाउन रहेगा, ठीक है। और क्वांटिटी यहाँ पर ये 3 है और ये 4000 है, तो ये भी आपका हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट आइटम आपका है GPU 2GB Asus का, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे GPU 2GB Asus कंपनी का है और लोकेशन LMP रहेगी और ये क्या है 43800 है, ठीक है, 43800 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी स्टॉक आइटम थे वो सारे रिकॉर्ड यहाँ पर हमने मेंटेन कर दिए। अभी यहाँ पर देखिए GST हमने नहीं लगाई है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ध्यान देना इस बात पे, यहाँ पर करंट टाइम में अभी जहाँ पर हमारा कर्सर है यहाँ पर, तो ये अभी नेम ऑफ आइटम यानी इन्वेंट्री के पार्ट में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम अगर कोई आइटम है तो यहाँ पर आइटम डाल सकते हैं, ठीक है। और आइटम लिस्ट है तो और आइटम यहाँ पे चढ़ाएंगे। लेकिन मान लेते हैं बस इतने आइटम है तो हमें एक बार और एंटर करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा एंटर करना। ध्यान रखना क्या, देखिए यहाँ पर अभी टोटलिंग यहाँ दिख रही, बीच में गैप है, क्लियर है, ये हम बारीकी से बता रहे हैं। और जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस करेंगे एक बार एक्स्ट्रा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है ये टोटलिंग यहाँ आ गई। और अभी करंट टाइम में हमारा जहाँ पर कर्सर है यहाँ पर ये आपका होता है अकाउंटिंग का पार्ट, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट होता है और हमें GST यहीं पर लगानी है, ठीक है। अगर ये एक बार हम वापस चलते, देखिए वापस चलते हैं और करंट टाइम में अभी हम फिर से जो है इन्वेंट्री के पार्ट में आ गए, यानी नेम ऑफ आइटम में आ गए। तो यहाँ पर अगर हम C बटन प्रेस करेंगे तो देखिए CGST SGST ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, यानी कि एक बार एक्स्ट्रा एंटर कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट, क्लियर है। तो यहाँ पर हम एक बार एक्स्ट्रा एंटर करेंगे एंड ऑफ लिस्ट में, तब यहाँ पर हमारे सामने जो है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ जाएंगे, क्योंकि अभी हम अकाउंटिंग पार्ट में आ चुके हैं। और यहाँ पर हमें आराम से जो है CGST और SGST सेलेक्ट कर लेना है। अब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि पहले SGST ले या पहले C ले, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप पहले C ले सकते हैं या S ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम CGST पहले ले लेते हैं और जैसे ही CGST डाल के एंटर करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया 19,548 रुपए, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितना है 19,548 रुपए है। और एक बार जैसे ही हम फिर से एंटर करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे SGST और ये भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा 19,548 रुपए, ठीक है। CGST SGST आपको पता है कि हमने रेट कितना सेट किया था 18%, तो 18% में 9% होता है CGST और 9% होता है SGST। आपको हमने बताया था कि जो टोटल टैक्स होता है उसमें आधा होता है सेंट्रल का, आधा होता है स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अभी हम निकालें टोटल हमारा कितना हुआ, देखिए टोटल हुआ हमारा 2,17,200 रुपए, ठीक है। तो 2,17,200 रुपए पर हम GST निकालते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पर देखिए GST निकालते हैं 2,17,200 रुपए पर 9% की, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं कैलकुलेटर और आपका 2,17,200 रुपए, ठीक है, इंटू 9% निकालना है और डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना निकल करके आया 19,548 रुपए 9% के हिसाब से। और इसी तरह से CGST 9% और SGST 9%, ये दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमें तभी नहीं करनी पड़ेगी जब परचेज का लेजर बनाएंगे तो ध्यान दे के बनाएंगे। स्टॉक आइटम जब बनाएंगे तो आइटम में हमें GST डिटेल जो है वो सेट करनी होती है। CGST SGST का लेजर प्रॉपर वे में बनाएंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन था जो यहाँ पर आया था, परचेज पे एंटर करते हैं और ये जो टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल है, ये ऑप्शन जो आया था, ये कैसे आया, क्योंकि हमने F12 यानी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के वहाँ पे टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल वाले ऑप्शन को यस किया था, उसकी वजह से। तो यहाँ पर हमें परचेज टैक्सेबल या फिर अगर IGST लगा रहे हैं तो IGST में आपका पता है ना क्या सेलेक्ट करना है, IGST में आपका सेलेक्ट करना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। और अगर CGST SGST लग रहा है तो परचेज टैक्सेबल, तभी आपकी GST जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। और अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ करेंगे तो यहाँ पर आपका ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि टैली सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर कभी अपनी तरफ से तो गलती करेगा नहीं, अगर आप कहीं पर कोई पीछे मिस्टेक करेंगे तो फिर कैलकुलेशन नहीं होगी। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है डिटेल में और ऑटोमेटिक GST भी कैलकुलेट हो गई है। इसको हमने डिटेल में इसलिए बता दिया क्योंकि टैली ERP 9 सीरीज में कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी, हालांकि वहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन किया था लेकिन ध्यान नहीं दिया। अब की बार यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, रिपीट करके देखें और कम से कम 3 से 4 फर्क
फर्जी की कंपनियां बना करके उसमें इसकी जो एंट्री है वो पास करें, ठीक है, कई बार, मतलब इसका प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। और फाइनली यहाँ पर इसको जो है एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर इस ऑप्शन को भी यस नो कुछ भी छोड़ देंगे, इसके बारे में हम समझ लेंगे कि ये क्या है। और फाइनली यहाँ पर इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर हमें बताना है तो हम बता देंगे न्यू रेफर ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ रहा है बंसल कंप्यूटर की वजह से, क्योंकि वो संडे क्रेडिटर थे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट करते हैं और ये एंट्री फाइनली आपकी जो है एक्सेप्ट हो गई। अगर इसको आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो सीधे यहाँ पर पेज अप की प्रेस करें। पेज अप की प्रेस करने पर आप मतलब एक एंट्री पीछे आ जाएंगे और यहाँ से सीधे इसको आप प्रिंट कर सकते हैं करंट, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका जीएसटी बिल जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी प्रिंटिंग की कन्फिग्रेशन में इसका पेज सेटिंग और ये बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CGST इतना, SGST ये आइटम और ये सब पूरा लगा हुआ है। फाइनली टोटल यहाँ पर आपका है और नीचे सिग्नेचर वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट भी जो है आपका वो वर्ड में कन्वर्ट होकर आ जाता है। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। और ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें वाउचर नंबर, जो भी डिटेल आप वहाँ पर डालेंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। इनवॉइस नंबर, डेट कौन सी थी, सप्लायर इनवॉइस डिटेल यहाँ पर हमने डाली नहीं थी तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल वापस आते हैं, हमें प्रिंट नहीं करना और ये एंट्री तो हम एक्सेप्ट ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अभी हम डे बुक में दिखाएं, ठीक है, अभी एंट्रियाँ तो पूरी नहीं हुई, डे बुक में चलते हैं तो देखिए 3 एंट्री हमने केवल पास की हैं। अब एंट्री में कोई गड़बड़ है तो आप एडिट कर सकते हैं और बाकी अगर स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं, बताया हमने अल्टर में जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल जो है इस वीडियो में हमने परचेज की प्रॉपर वे में एक एंट्री की है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। और अगली वीडियो में जो है हम सेल्स की एंट्री भी इसको भी कर लेंगे, ठीक है। सेल्स की एंट्री करना काफ़ी आसान है, तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।